वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का। हम पेपर नंबर 3 डिस्कस किया था हमने एंड इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लेना। बाकी इससे पहले हमने पेपर नंबर 1 एंड 2 को भी हमने दो पार्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो उसको भी देखना चाहते हैं आप तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी जो वीडियोस है उसको देख पाएंगे। बाकी जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता ये है क्या, तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर हम खुद से बना के आपको दे रहे हैं, ताकि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को करने के लिए। 80 नंबर का आपका ये पेपर होता है। इसके इंस्ट्रक्शंस की बात करें, यानी पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा, तो यहाँ पे बताया गया है। जैसे टोटल 30 क्वेश्चन होंगे आपके इस पेपर के अंदर, जो कि सेक्शन ए बी सी डी और ई के अंदर डिवाइड होंगे। 1 से 12 तक जो क्वेश्चन होंगे सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे आप इसके अंदर, जो कि सेक्शन ए होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 वाली वीडियोस में। 13 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन होंगे ये सभी दो नंबर के होंगे, ये सेक्शन बी में होंगे, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। सेक्शन सी की बात करें, 19 से 23 तक क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले, ये सेक्शन सी में होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो सेक्शन ए बी सी हमने पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है, तो जरूर देख लेना आप जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में 24 से लेकर 26 तक जो ये आपका सेक्शन रहेगा, ये आपका रहेगा सेक्शन डी और सेक्शन ई। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सेक्शन ई के अंदर जो है 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कि 27 से 30 तक होगा, तो ये डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी वही है। सेक्शन ए बी सी डी एंड ई के अंदर ये आपका पेपर जो है डिवाइड होगा। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे आपके, 1 to 12 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जो कि सेक्शन ए में हमने डिस्कस किया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एंड 13 से 18 तक यानी 13 to 18 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन थे। 19 to 23 of 4 mark each question, 24, 25 and 26 are passage, cartoon and map based questions। क्वेश्चन नंबर 27 to 30 are of 6 marks each question होंगे। तो सेक्शन डी एंड सेक्शन ई आपका आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी हमने सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। तो चलते हम सेक्शन जो आपका बच गया था सेक्शन डी और सेक्शन ई, उसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन डी आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 नंबर का ये सेक्शन होगा आपका। टोटल 4-4 नंबर के 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि गद्यांश वाला होगा, मैप वाला होगा और कार्टून वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। तो सबसे पहले हम आते 24वें क्वेश्चन पे। ये आपका कुछ इस तरह से गद्यांश दिया हुआ है एंड इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आना है। क्वेश्चन अगर देखें तो बोला गया है पहला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो राजशाही प्रणाली, लोग दिन प्रतिदिन के मामलों में भाग लेते हैं, लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, दिन प्रतिनिधि के मामलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती। तो ये नहीं होता है। एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट के अंदर अगर अगर हम देखें तो डायरेक्ट के अंदर सीधे जनता जो है वो चुनती है अपने प्रतिनिधि को, ठीक है, जो भी एक तरह से राजा मान ले तो वो उसको डायरेक्ट चुनती है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, बीच में कोई होता है वो उसको चुनती है, आगे जाके ये राजा को चुनता है। तो यानी ये इसको दे रहा है, यानी इनडायरेक्ट ये चुन तो इसी को रहे, लेकिन बीच के अंदर ये किसी और को वोट देते, ये आगे जाके किसी और को चुनते। तो ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछा गया है। अगर हम देखें तो इसके अंदर लोग दिन प्रतिदिन के मामलों में भाग लेते हैं। अगर आप पैसेज के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहां नागरिक दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने और सरकार चलाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर जो आपका निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन जो ख है, वो निकल कर सही आ जाएगा। आगे की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है तो नहीं, राज्यसभा का भी नहीं होता है, ग्राम सभा का तो इसका होता है प्रत्यक्ष तरीके से और विधानसभा का नहीं होता। तो ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष तरीके से जो है इनका चुनाव होता है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमने किस देश से FPPS को अपनाया? FPPS है क्या? तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको हम कहते हैं सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। तो ये हमने किससे लिया है? यूएसए से लिया है, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ख निकल कर आ जाए, इंग्लैंड से, जिसके अंदर कहा बताया जाता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। तो हमारे यहाँ पर भी ये प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें,
किस प्राचीन शहर में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण को देख सकते हैं? तो एक आपने किताब के अंदर पढ़ा होगा या सपोर्टिंग के अंदर अंदर पढ़ा होगा, एग्जाम्पल दिया जाता है किसका? वो दिया जाता है प्राचीन शहर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण किसमें हम देख सकते हैं? तो वो आ जाएगा आपका पेरिस। ऑप्शन जो ख है उसके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो ये आपका आ जाएगा 4 तक एंड 4 क्वेश्चंस इससे आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। कुछ इस तरह से जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसमें आके आप पैसेज में भी आके आंसर ढूँढ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है अगर आपको नहीं मिल रहा हो। बाकी लिखा हो जैसे एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वही है जहाँ नागरिक दिन प्रतिदिन के निर्णय और सरकार चलाने का में जो है प्रत्यक्ष भाग लेते हैं। यूनान के प्राचीन नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। कई लोग स्थानीय सरकारों विशेषकर ग्राम सभाओं का प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निकट जो उदाहरण मानते हैं, जैसे ग्राम सभा के चुनाव आप देखें तो यहाँ पे प्रत्यक्ष बताया गया। लेकिन जब लाखों करोड़ों लोगों को कोई फैसला लेना होता है तो इस तरह प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो है अमल में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जनता के शासन का अर्थ आमतौर पर जनप्रतिनिधियों का शासन होता है। तो ये आपका हो जाएगा पूरा पैसेज। आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो, बाकी आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये आपका पैसेज दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो ये पीपल पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आगे की तरफ आए हम, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। देयर आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ग्राम सभा जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे की तरफ आए, फ्रॉम विच कंट्री हैव वी अडॉप्टेड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी एफपीपीएस को? तो ये हमने इंग्लैंड से लिया है। एंड आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन को, फोर्थ पूछा गया इन विच एंशियंट सिटी कैन वी सी एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो ये आपका निकल कर आ जाएगा पेरिस। ऑप्शन जो डी है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सॉरी, इसका राइट आंसर जो है ना पेरिस नहीं आएगा, ग्रीस आएगा। ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। एक बार आप मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या ये सही है? पेरिस नहीं आएगा, ग्रीस आएगा इसका राइट आंसर। अगर हम देखें तो मैं शायद गलत बोल गया आपसे। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है ग्रीस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। बाकी आप मुझे एक बार कमेंट करके कंफर्म करिए कि ये सही है कि नहीं। ग्रीस सही होगा इसका राइट आंसर। आगे हम आते हैं, अब मैप वाला क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है। मैप जो है इसके अंदर दो तरह के मैंने आपको बताए थे, दो ही तरह के आपके दो चैप्टर ये जिससे मैप पूछे जा सकते हैं। एक आपका द्विसदनीय विधानमंडल है जिसके अंदर दो सदन किस किस राज्य के अंदर है वो आपको बताने होंगे। एंड एक जो है आपसे पूछा जाएगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसको 7वां चैप्टर हम कहते हैं, उसके अंदर जो है राज्यों के बारे में बताइए कि कौन सा राज्य कब बना, ठीक है, कौन सा राज्य किसको जैसे झारखंड के बारे में पूछा गया था। इससे पहले हमने मैप किया था, मैप वाली वीडियो आपने देखी होगी। मैप के लिए मैं अलग से भी वीडियो ला दूंगा, उसकी दिक्कत मत लीजिए आप। एंड मैप के लिए जो है इससे पहले के वीडियोस आप देख सकते हो, वहां पे भी मैप आपको करवाया गया है सैंपल पेपर में। बाकी मैंने ये भी क्वेश्चंस आपको पहले भी करवाए गए हैं, जैसे द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पे यूपी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो है बिहार के अंदर है आपका द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो महाराष्ट्र दिया हुआ है, यहाँ पे कर्नाटक। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आंसर्स भी किस तरह से आपको लिखने होंगे। संबंधित अक्षर क्या है, जैसे पहले का, दूसरे का, ठीक है, तीसरे और चौथे का, फिर राज्य का क्या नाम है, यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से आंसर होगा, मैंने आपको लिख के बता रखा है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी यहीं पे कुछ इस तरह से मैप दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी आंसर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है प्रॉपर, तो आप इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं, तो ये कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कार्टून दिया हुआ है आपको एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्टून है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए, तो नीचे की तरफ चलते हैं। कार्टून में किस देश के संविधान बनाने की कोशिश की गई है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बात की गई है इराक के संविधान की। एंड यहाँ पे इस इमेज में लिखा होता है चीजें, जब हमने इसे इमेज को लिया एनसीईआरटी की किताब से तो ये लिखा हुआ नहीं दिखा रहा है। बट इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आप इसके हाथ में देख रहे होंगे पेज है, ठीक है, इनके हाथ में देख रहे होंगे कलम है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे संविधान बनाने के लिए जो है लड़ाई हो रही है। एंड यहाँ पे ये भी दर्शाता है ये एक मुस्लिम कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है जिसके अंदर बन रहा है ये। एंड इस इनके अंदर क्या है, कई सारे जैसे सबके अंदर होता है, जैसे हिंदू धर्म में देखें हम यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है अलग अलग
कहा जाता है, वैसे आज के समय नहीं मानते हम, लेकिन जाति देख लिए हम तो कई सारी जातियों में बटी हुई है, ऐसी मुस्लिम में भी होता है। वहाँ भी शिया, सुन्नी और भी कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज दिखाया होता है कि इतने परसेंट हमारे पास है, ये कलम हमारे पास है, हम लिखेंगे, सियाही हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। एंड इसके अंदर इराक के कार्टून की बात की, इराक के जो संविधान है उसके बारे में बात की गई, इराक देश की। किस व्यक्ति की सत्ता खत्म होने के बाद ये होता है? तो सद्दाम हुसैन की जब सत्ता चली जाती है, तब इसके बाद ये होता है। क्या भारत के संविधान का आधार भी इसी के समान है? तो नहीं, भारत का संविधान एक बहुत ही मजबूत संविधान है। भारत के संविधान को बनाने में काफ़ी विचार-विमर्श हुआ है और यहाँ पे लोगों ने ही चुने हैं, संविधान जो बनाने वाले लोग थे उनको। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में इस कार्टून को कुछ इस तरह से देख पाएँगे। एंड क्वेश्चन पूछा गया, एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री इन द कार्टून? तो यहाँ पे इराक। आफ्टर व्हिच पर्सन पावर एंडेड दिस हैपेंड? तो यहाँ पे सद्दाम हुसैन। इज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो सिमिलर टू दिस? तो नहीं, ऐसा नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। अ लॉट ऑफ जो है deliberations took place in making the constitution of India। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ से आपका सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर 6-6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। एंड 6-6 नंबर के आप देखेंगे 27 से लेकर आपका 30 तक ये क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो 27वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पूछा गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है। तो आप सभी को पता होगा, आपके पास जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए जो है न्यायालय जो है रिट जारी करता है। रिट आपने सुना होगा, इसी के अंदर आता है वो। मौलिक क्षेत्राधिकार है, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार है ये, कि इनके अंदर ये कार्य करता है इन इन चीजों में, जो कि इसे काफी मजबूत बनाते हैं। जैसे मौलिक क्षेत्राधिकार की बात करें हम, तो कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं होती। केंद्र और राज्य व्यवस्था पर उठे मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। साथ ही वह केंद्र और राज्य की जो शक्तियां है उसको संविधान के अनुसार उसकी व्याख्या भी करता है। यह अधिकार उसे संघीय, यहाँ पे संघीय आएगा, संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। तो एक तरह से मौलिक क्षेत्राधिकार में आप ये लिखेंगे। रीट संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रीट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रीट जारी कर सकता है। इन रीटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। तो ये रीट हो जाएंगे। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय पर मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसकी कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन इसके लिए उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय अपनी निम्न अदालतों के फैसलों को बदल सकता है और अपने तरीके से पुनः निर्णय ले सकता है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, तो ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति हो गया, लोकहित और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय भेज सकता है, और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इन फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, कि इनके पास ये क्षेत्राधिकार है, ठीक है। इस कार्य के लिए जो है इनके पास अधिकार है, ये क्षेत्राधिकार है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिस्क्राइब द जुडिशल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कुछ इस तरह से फंडामेंटल, जैसे जुडिशल लिखा हुआ है, रिट लिखा हुआ है, अपील लिखा हुआ है, एंड एडवाइजरी लिखा हुआ है। आप इन्हें एक्सप्लेन देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में किया गया है, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। आगे चलते हैं हम अथवे की तरफ। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायिक सक्रियता का वर्णन करना है। न्यायिक सक्रियता के कोई 3 नकारात्मक पहलू लिखने हैं। तो न्यायिक सक्रियता होता क्या है? तो भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार की याचिका रही है। न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जो है वो जुड़ी रहती है, जिससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है। अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर हम 1979 से 80 के बाद देखें, तो जनहित याचिकाओं की न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायाधीश ने उन मामलों में रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की सेवाएं नहीं ले सकते। न्यायपालिका ने न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन दशा को सुधारने और उसे मूलभूत मानवीय अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय भागीदार बना दिया।
तथा एक के पश्चात एक विषय पर अपना निर्णय देने लगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नकारात्मक पहलू देखें तो न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू क्या है? न्यायपालिका का कार्यभार जो है इससे बढ़ गया है, क्योंकि इससे क्या है, अब ऐसी चीज आ गई है, तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा लोगों के जो केस है वो अदालत में जा रहे हैं, जिससे उनका काम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच जो है अंतर करना मुश्किल हो गया है। जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका या कार्यपालिका के कार्य है। न्यायिक सक्रियता से सरकार का जो है प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियां और क्षेत्राधिकारों का सम्मान करे के सिद्धांत को बाधित किया है। तो ये चीजें आप यहाँ पे कर लिख सकते हैं नकारात्मक पहलुओं में। ये क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं आप। डिस्क्राइब जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट एनी थ्री नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ जो है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये आपका लिखा हुआ है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, एंड यहाँ पे इनके क्या क्या नेगेटिव जो है एस्पेक्ट है, तो आप लिख सकते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत एक के धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी 6 विशेषता लिखिए। भारत एक आएगा यहाँ पे, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसकी 6 विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत के पास क्या है, वह राज्य जहाँ सरकार की तरफ से किसी धर्म को आधिकारिक यानी कानूनी मान्यता ना दी गई हो, तो वो क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत को देख ले हम, अमेरिका को देख ले हम, तो किसी एक विशेष धर्म को जो है कानूनी मान्यता नहीं दी गई। अमेरिका को देख ले हम, ब्रिटेन को देख ले हम, तो यहाँ पे जो है धर्मनिरपेक्ष, ये सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व देना, यानी सभी धर्म की जो जो सभी धर्म को एक समान मानते हैं। यहाँ पे धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना तथा विवाद सुलझाना, ये होता है। किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज करना चाहिए। ऐसे लक्ष्य व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आजादी को महत्व दे। धार्मिक संस्थाओं का एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच अंतर स्पष्ट जो है स्पष्ट अंतर होना चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। एंड इंग्लिश मीडियम में राइट एनी 6 जो है आपको लिखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया बीइंग अ सेकुलर स्टेट। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। 8वें में क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार व सांस्कृतिक अधिकार का विस्तार से वर्णन करना है। तो राजनीतिक अधिकार क्या है, वे अधिकार जो नागरिकों को कानून के समक्ष सभी बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। ये नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े हुए माने जाते हैं। इसमें मतदान का अधिकार हो गया, निर्वाचित होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक तरह से अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आर्थिक अधिकार क्या है, तो इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति संभाल सकता है, जिसमें सरकार भी कई तरह से जैसे न्यूनतम आवश्यकता जैसे आवास, भोजन, वस्त्र, स्वच्छ जल, चिकित्सा आदि की पूर्ति करके मदद करती है। कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार जैसे आवास, कार्य करने, रोजगार, पर्याप्त मजदूरी, विश्राम, संपत्ति, चिकित्सा सुविधा आदि का अधिकार भी शामिल है। आप सभी को पता होगा, पता हो ना हो, आई होप कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए एक भत्ता भी दिया जाता है, लगभग जो है 3000 का, मैंने सुना है ऐसा। अगर आप बेरोजगार हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जॉब नहीं है तो सरकार आपको 3000 पर मंथ देगी। अप्लाई करने के लिए प्रोसेस होता है, मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ बताने वाला नहीं। क्वेश्चन आप तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सांस्कृतिक अधिकार। वे अधिकार जो मानव के विकास, सुव्यवस्थित जीवन के लिए मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ मुख्य सांस्कृतिक अधिकार जैसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने तथा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, स्थानीय वेशभूषा, त्योहार, पूजा और उत्सव मनाने आदि का अधिकार होता है, ये सांस्कृतिक अधिकार। तो ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन देख सकते हैं। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देखें, डिस्क्राइब इन डिटेल पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड कल्चरल राइट जो है, जैसे पॉलिटिकल राइट्स है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, फाइनेंशियल राइट यहाँ पे किया गया एंड कल्चरल राइट्स यहाँ पे किया गया एक्सप्लेन। तो इंग्लिश मीडियम में आप इन्हें देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वें की तरफ। पूछा गया है विधायिका किसे कहते हैं तथा विधायिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो विधायिका है क्या, ये सरकार का वह अंग है जो देश के लिए देश स्तर पर नीतियां बनाता है। इसके पास कई कार्यकारी शक्ति संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां होती है तथा भारत के संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, जिसके कार्य निम्नलिखित है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं संसद के कार्य, कानून बनाना, संवैधानिक कार्य, ये बहस का मंच है जहाँ पे आप देखते होंगे संसद के अंदर क्या होता है, बातचीत होती है, बहस होती है किसी विषय पर। कार्यपालिका को नियंत्रित करती है यही, वित्त का नियंत्रण करती है यानी पैसों को नियंत्रित करती है। न्यायिक कार्य भी जो है ये सारी चीजें करती है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं संसद के, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कानून बनाने का काम करती है विधायिका, आप देखेंगे। कार्यपालिका का काम रहता है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम रहता है जो उस कानून जो भी नियम बनाए गए उसको फॉलो नहीं कर रहे तो उनको सजा देना, न्याय करना एक तरह से उनका काम। तो यहाँ पे बटा हुआ है एंड ये पूरे के पूरे कार्य है संसद के, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब व्हाट इज लेजिस्लेचर एंड देन एंड द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजिस्लेचर है क्या, यहाँ पे बताया गया। एंड यहाँ पे इनके कार्य जैसे मेकिंग लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, डिबेट फोरम है, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जुडिशियल फंक्शंस भी ये देखती है। तो ये आपका हो जाएगा। जैसे जुडिशियल फंक्शंस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, उनके जजेस को चुनना एक तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। इसी के अंदर अथवा दिया हुआ है, अथवा में क्या पूछा गया है, विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण देखें तो कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, इस अधिकार के द्वारा कार्यपालिका अपनी मनमर्जी के कानूनों को पारित नहीं करवा पाती। अस्वीकृत विधेयक, लोकपाल, आतंकवाद निरोधक, ये एग्जाम्पल के लिए बताया गया। विधेयक वित्तीय नियंत्रण, यह सरकार के राजस्व और खर्चों पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका द्वारा मांगे गए धन को स्वीकृति देने के लिए पहले कारणों की चर्चा की जाती है कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से दिए जा रहे हैं। बहस तथा वाद विवाद, विधायिका के द्वारा कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान जो है वाद विवाद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसदीय प्रश्नकाल देखें तो सरकारी नीतियों क्रियाकलापों पर नियंत्रण एवं जनता के ध्यान आकर्षण हेतु संसद में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर प्रश्न लोकहित के विषय जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। शून्यकाल देखें तो सदस्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं और उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मंत्री उत्तर देने के लिए जो है बाध्य नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव जिसको कहते हैं, जब सरकार की संपूर्ण या थोड़ी नीति दोषपूर्ण होती है तो असंतुष्टा संसद का बड़ा हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब संसद को दल तथा सहयोगी दल का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो एवं कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को ये सुनिश्चित कर सकती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, हाउ इज द लेजिस्लेचर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अप्रूवल और जो है रिजेक्शन ऑफ लॉस या फाइनेंशियल कंट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिबेट एंड डिबेट, पार्लियामेंट क्वेश्चन हावर, ठीक है, जीरो हावर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन से जो अभी सत्ता में पार्टी है उसको हटाया जा सकता है अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो, ठीक है। तो ये हो सकता है। एंड आगे की तरफ आए हम, क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट हो जाता है। मुक्त बाजार बनाम के पक्ष और विपक्ष में आपको जो है अपने तर्क देने हैं। तो मुक्त बाजार होता क्या है, तो खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्ति को सीधा फायदा पहुंचाने का, वह राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ऐसे में ये बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और असुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। देखिए मुक्त बाजार क्या होता है, यानी आप मार्केट देखते होंगे, उसको खुला छोड़ दिया जाए। जो भी प्रतियोगिता हो रही है आपस में, आप देखते होंगे एक रिक्शा वाला है या एक रेडी वाला है जो आपको 10 रुपए किलो सेब दे रहा है, एक आपको जो है 20 रुपए किलो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रतियोगिता चल रही है। फिर ये भी 10 रुपए किलो पे आ जाता है, फिर ये 9 रुपए किलो पे आ जाता है, फिर ये 8 पे आ जाता है। तो प्रतियोगिता चल रही है, लेकिन क्या है, सक्षम व्यक्तियों के को जो है ये सीधा जो है फायदा पहुंचाता है। लेकिन जो अक्षम होते हैं यानी सुविधा विहीन लोग होते हैं, उनको क्या है, इनसे फायदा नहीं होता। तो सरकार क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए करने की। तो यहाँ पे बात की गई है। तो जो सरकार है वो इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ, मतलब सरकार के द्वारा जो है इनके हस्तक्षेप किया जाता है इनके कामों में। लेकिन एक पक्ष कहता है कि मुक्त बाजार होना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए बाजार के अंदर, और दूसरा कहता है विपक्ष जो कि है
मुक्त बाजार के विपक्ष में, जो कि नहीं कहता है कि नहीं होना चाहिए, एक कहता होना चाहिए। जैसे बाजार किसी व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता, चाहे फिर आम पुरुष या स्त्री हो। बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता और कौशल की परवाह करता है। इसके नागरिकों को अधिक विकल्प चुनने का मौका मिला है। इसकी वजह से वस्तुओं का जो है कि गुणवत्ता में सुधार आया है, नागरिकों को कम कीमत में अधिक व अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिलना संभव हो पाया। तो ये कहते हैं मुक्त बाजार होना चाहिए, सरकार इसके ऊपर हस्तक्षेप ना करे। लेकिन मुक्त बाजार के विपक्ष की बात करें तो कई लोग कुछ प्रतिबंधित स्वीकार करने को तैयार होंगे, तथा तथा राज्य उचित हस्तक्षेप करे। यह ताकतवर, धनी, प्रभावशील लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। यानी यहाँ पे देखिए जिसके पास पैसा है वही ये चीजें करता है, तो ये इसके लिए कहा जाता है कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। इसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना हो सकता है, इसलिए भी करते ये। एंड राज्य उन वृद्धों और रोगियों की विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं बन सकते। तो ये चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन होगी, आप देख सकते हैं। इसी के अंदर इंग्लिश मीडियम में देखिए, राइट योर आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट फ्री मार्केट। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्री मार्केट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहले बताया गया फ्री मार्केट, एंड यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ फ्री मार्केट, यहाँ पे कॉन्स ऑफ फ्री मार्केट यहाँ पे बताए हुए हैं, पक्ष और विपक्ष में। इंग्लिश मीडियम में आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे हम आते हैं, इसी में अथवा दिया हुआ है। अथवा में पूछा गया है हानि हानि का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, इसका विस्तार से वर्णन करना है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, या मैंने आपको पहले ही बताया था ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के राजनीतिक विचार विमर्श का हानि का सिद्धांत कहा जाता है। हानि का सिद्धांत वही है जिसमें ये कहते हैं कि किसी के भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी के कार्य में हम बाधा डालते हैं तो उसका इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा होना चाहिए, या किसी की इच्छा के खिलाफ जो है शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र जो उद्देश्य है किसी को हानि से बचाना हो सकता है। तो इसी को क्या है, जे एस मिल ने हानि के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कारक के रूप में स्वीकार किया है। एंड यहाँ पे देखेंगे अंतर स्पष्ट किया है, स्वसंबंधकारी यानी जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, तथा पर संबंधकारी कर्ता के अलावा अन्य लोगों पे भी प्रभाव पड़े। राज्य का किसी व्यक्ति के कार्य व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना हो सकता है। यदि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना हो तो उससे जो उससे होने वाली हानि है वो क्या होगी, ज्यादा गंभीर होगी, जब भी जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो उदाहरण देखिए, हम किसी बहुमंजिले घर में रहने वाले किसी व्यक्ति को संगीत तेज आवाज सुनना पसंद है, जिसकी वजह से अन्य लोगों को परेशानी होती है। तो इसकी स्थिति में हम क्या है, इसे पुलिस की जरूरत नहीं है बुलाने की, इसे हम समूह मिलकर जो हल कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा समूह जो है इसे हल कर सकता है इस स्थिति को। तो ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं एक्सप्लेन द लॉस थ्योरी एंड जो है इट्स एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है लॉस थ्योरी दिया था कुछ इस तरह से।